अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अमशर और फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चाइल्ड कस्टडी, बच्चे की हज़ानत लेना या बच्चे की कस्टडी लेना। तो इसके अंदर हम दो तीन चीज़ें जिक्र करेंगे। एक चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, अक्सर हम केसेस भी करें तो हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो कहता है जी बच्चा मुझे नहीं मिल सकता क्या, बाप ये कहता है, या बच्चे की कस्टडी या इसकी हज़ानत का हक मेरे पास नहीं होगा। तो एक तो हम ये देखेंगे किन सूरतों के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे किन सूरतों में जो बच्चे की कस्टडी है वो बाप को मिल सकती है और किन सूरतों में नहीं मिल सकती। दूसरा, क्या बाप कस्टडी का हकदार नहीं, इसको भी हम देखेंगे लॉ के तहत भी और जजमेंट्स को भी फॉलो करते हुए। तीसरा, बेटा और बेटी में क्या फ़र्क है, बेटा कब तक मिल सकता है, बेटी कब तक मिल सकती है, ऐदर कभी नहीं मिल सकते बाप को या मिल सकते हैं तो किन सर्कमस्टांसेस, हालात वाक़यात में। असल में मैंने एक चीज़, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं बाप की तरफ से भी कस्टडी के केसेस में वकील रह चुका हूँ, माँ की तरफ से भी रह चुका हूँ। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन की है हमारी अदालतों में या हमारे इस सोसाइटी में, वो ये कि मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं माँ की तरफ से कौंसल था, वकील था कस्टडी के केस में, तो जो मेरे अपोजिट कौंसल थे वो पहले दिन ही हार मान चुके थे, जिसकी वजह से मुझे कोई ख़ास मेहनत या ख़ास स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। तो मसला ये है या इशू ये है कि आप जिस दिन या जब हार मान लें तो ये बस आपका वो आखिरी दिन है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। और मैंने बहुत बार ये देखा है कि मेरे अपोजिट काउंसिल, अगर मैं माँ की तरफ से था बच्चे की कस्टडी के केस के अंदर, तो उन्होंने ना तो खातर ख्वाह आर्गूमेंट किए, आल दो मेरी एक आदत होती है कि मैं अपनी एक आर्गूमेंट शीट तैयार करता हूँ। उस आर्गूमेंट के अंदर मैं अपने आर्गूमेंट अकॉर्डिंग लॉ एंड जजमेंट तैयार करता हूँ और उस आर्गूमेंट शीट के अंदर एक पेज होता है जिसके अंदर मैं इनरेलीवेंट या अपोजिट कौंसल आर्ग्यूमेंट या अपोजिट लॉ, इनको जरूर लिखता हूं। उसके अंदर मैं मुमकिना तौर के पर वो आर्ग्यूमेंट लिखता हूं जो मुझे लगे कि मेरा मुखालफ वकील या मुखालफ कौंसल ये आर्ग्यूमेंट बोल सकता है, दलाइल दे सकता है, और अगर वो ये दलाइल देगा तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। तो ये मेरी आदत रही है अपने फैमिली या सिविल केसेस में भी, अपने क्रिमिनल केसेस के अंदर भी, और बाकी ओवरऑल जो टर्मिनल के अंदर केसेस करता हूँ तो मैं इसके अंदर अपने ही आर्ग्यूमेंट के अंदर अपनी अपोजिट के भी ख्यालात को किसी हद तक समझ कर उसके आर्गूमेंट लिखता हूँ कि वो क्या क्या आर्गूमेंट दे सकता है या किन लॉज का या किन जजमेंट का सहारा ले सकता है, तो मैंने उसके काउंटर में क्या करना है या किस तरह के आर्गूमेंट प्रिपेयर करने हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे स्पेशली फैमिली केस के अंदर बच्चों की कस्टडी में ये देखने को मिला कि जो आर्गूमेंट मैंने अपोजिट काउंसिल के तौर के ऊपर अपनी आर्गूमेंट शीट में लिखे होते थे, मेरी अपोजिट काउंसिल ने कभी वो आर्गूमेंट नहीं दिए। तो यहाँ से फील ये होता है कि जो बाप की तरफ से वकील आता है वो पहले ही हार मान चुका होता है कि जी मुझे बच्चे की कस्टडी नहीं मिल रही। जब उसने हार मान ली तो फिर तो डेफिनेटली वो हार गया। लेकिन बच्चे की कस्टडी बाप को मिल सकती है, मिल सकती है, मिल सकती है, इसके अंदर कोई ममानत नहीं, ना लॉ में ना जजमेंट में। हाँ, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, अगर आप उनको फोकस करें। और इस तरह के केस के अंदर एक बच्चे की कस्टडी बाप को हमने दिलवाई भी थी, उन्हीं टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करते हुए और उनका सहारा लेते हुए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसी भी लॉ को किस हद तक अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे का सारा आपके आर्ग्यूमेंट और आपकी लॉजिक और मंतिक के ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक गार्डियनशिप का। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 सेक्शन 7 के तहत हम ये केस फाइल करते हैं बच्चे की कस्टडी का, गार्डियनशिप का। पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर एज टू द गार्डियन। अब ये पूरा सेक्शन में आपको लॉ बताऊंगा, इस लॉ में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं हुआ कि गार्डियन सिर्फ माँ बन सकती है या गार्डियन सिर्फ औरत बन सकती है। जब एक कानून में कहीं पर जिक्र ही नहीं हुआ तो कैसे लोग जो है वो बाप की तरफ से जब वकील बनते तो वो हार मान लेते। इसमें ये लॉ क्या कहता है, जब आप उन टेक्निकलिटीज़ को अपनी फेवर में इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आप केस को विन कर सकते हो या केस को असल हकदारान तक उनका हक पहुंचा सकते हो। सबसे पहला, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर दैट एन ऑर्डर शुड बी मेड। यहाँ पर औरत का जिक्र नहीं है, मर्द का जिक्र नहीं है, बाप या माँ का जिक्र नहीं। अगर कोर्ट मुतमईन है कि बच्चे की वेलफेयर जो है, तलीम व तरबियत, उसकी ज़िंदगी गुजारने के ज़रूरियात, तौर तरीके, उसकी वेलफेयर जो है ये कहाँ पर ठीक है, माँ के पास या बाप के पास, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ क्या है, आपने कोर्ट को सेटिस्फाइड करना है। कोर्ट को कैसे सेटिस्फाइड किया जाएगा वो आपका दिमाग करेगा, वो वकील का दिमाग करता है अपने आर्गूमेंट से, अपनी मंतक से, अपने लॉजिक से। जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि माइनर की कस्टडी बाप के पास ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत माँ के, माँ दूसरी शादी कर लेती है, माँ उस तरह का फैमिली कल्चर या उस तरह की प्रोडक्शन क्रिएट नहीं कर पाती बच्चे की तरबियत के लिए जो कि करना चाहिए, और ये बात आप साबित कर देते हो, तो बच्चे की हजानत का पहला हकदार बाप है। माँ सिवाय बच्चा जो है वो दूध पीता ना हो, क्योंकि दूध पीने के बच्चे के लिए जो है वो माँ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि माँ ने अपना दूध पिलाना है।
हाँ, अगर आप यहां पर यह साबित कर दो कि माँ दूध भी नहीं पिला रही तो समथिंग एल्स, फिर जो नतीजा है वो डिफरेंट होगा। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लास ए, अपॉइंटिंग अ गार्डियन ऑफ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ, किसी भी शख्स का गार्डियन भी अपॉइंट किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी का भी और दोनों का भी। डिक्लेयरिंग अ पर्सन टू बी सच अ गार्डियन, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली, कोर्ट इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन करेगी कि उसकी गार्डियनशिप के लिए कौन परफेक्ट है। सब सेक्शन 2, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल इंप्लाई द रिमूवल ऑफ एनी गार्डियन हु हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट और अपॉइंटेड ऑफ डिक्लेरेशन, अगर किसी ने अपनी विल जाहिर कर दी, कोर्ट उसका भी अपॉइंट कर सकती है। ये इस तरह के केसेस में होता है जहां पर बच्चा बिल्कुल ही बगैर माँ बाप के हो या उसका कोई भी रिश्तेदार या कोई करीबी अजीज नहीं है, तो इस दौरान भी कोई विल जाहिर करे तो बच्चे की गार्डियनशिप के लिए। आमतौर के ऊपर जो ले पालक बच्चे होते हैं, अक्सर देखने में आया कि मेरे पास जो इस तरह के क्लाइंट आए हैं कि वो ले पालक बच्चे के लिए गार्डियन के लिए अप्लाई कर देते हैं कि जब हमने इस बच्चे को फलां जगह से लिया है या फलां जगह से, तो हम इसकी गार्डियनशिप लेना चाहते हैं, इसके माँ बाप बनना चाहते हैं। तो ये सेक्शन उन पेरेंट्स के लिए जो है अप्लाई होता है। सब सेक्शन 3, व्हेन अ गार्डियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय विल और बाय इंस्ट्रूमेंट और अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय द कोर्ट, जब गार्डियन अपनी मर्जी से, इंस्ट्रूमेंट या कोर्ट की मर्जी से अपॉइंट किया जाता है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अपॉइंटिंग डिक्लेयरिंग एन अदर पर्सन ऑफ गार्डियन इन हिज स्टैंड शैल नॉट बी मेड अंटिल द पावर ऑफ गार्डियन एटसेट्रा, तो कोर्ट अपनी मर्जी से या किसी के विल से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी को अगर गार्डियन मुकर्रर करती है तो वो उसका मुकम्मल तौर पर उसकी हजानत का या हर तरह से उसकी वेलफेयर रखने का हकदार होगा। यहाँ पर एक जजमेंट का मैं जिक्र करूँगा, उसको देखिएगा। जो लोग भी ये केसेस कर रहे हैं बच्चों की कस्टडी कर, वो स्पेशल बाप की तरफ से हैं, तो ये जजमेंट आपको बहुत ज़्यादा सहारा देगी। अच्छा, एक और चीज़ है, जजमेंट के अंदर आमतौर पर लोग जजमेंट को एक ही पॉइंट से पढ़ते हैं कि जी जजमेंट का जो एनालिसिस है या उसका जो क्रक्स है या उसकी जो कंक्लूजन है, ऐसा नहीं होता। एक जजमेंट के अंदर बहुत सारे रिमार्क्स होते हैं और वो जो हर रिमार्क्स है उस जजमेंट का वो एप्लीकेबल है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। तो लिहाजा अगर ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने एक ऐसी जजमेंट की जिसको मुखालिफ काउंसिल और जज साहब हैं वो इसके ऊपर मुस्कुराए कि जी तो आपके खिलाफ है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे बेसिकली जो जजमेंट होती है वो आपके पूरे केस पर नहीं दी जाती है। हमेशा याद रखिएगा, आपने कोशिश ये करनी है कि जो जजमेंट है वो आपके आर्गूमेंट के ऊपर हो। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक आर्गूमेंट दिया, आर्गूमेंट ये है कि जी बच्चे की जो वेलफेयर है वो बाप के पास ज़्यादा बेहतर हो सकती है, बाप की इनकम अच्छी है, बाप कमाता अच्छा है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, अच्छे उसको खिलाफ ला सकता है, अच्छी सोसाइटी में अच्छे कैलिबर में उसको रख सकता है, जिससे बच्चे की तरबियत, चूँकि ये जिस खानदान का खून है, जिस बाप का खून है, वो बाप जिस स्टेटस में या जिस जगह पर रह रहा है, माँ उस जगह पर चाह कर भी नहीं बच्चे को रख सकती। अगर बाप खर्चा भी दे तब भी माँ ने वहीं पर रखना जहाँ पर माँ खुद रह रही है, और जिस एरिया के अंदर या जिस लोकेशन में जिस घर में माँ रह रही है वो घर इस बच्चे का जो फैमिली स्टेटस है उसको डिजर्व नहीं करता। मान लेते हैं कि एक बच्चा है, उसका बाप करोड़ों या अरबोपति है, माँ जो है वो नॉर्मल क्लास से बिलोंग करती है। अब माँ ने जहाँ पर रहना है या जिस घर में रहना है वो 2, 4, 5 मरले का अगर घर है तो बच्चे को वहीं पर रखेगी, लेकिन बाप उसको एक महल में रख सकता है। अब जहाँ पर बच्चा रहेगा उसकी तालीम और तरबियत, उसका रहन सहन वैसा ही होगा। तो लिहाजा ये चीज़ें एक कौंसल पर डिपेंड करती है कि वो इनको कैसे साबित करता है। तो आप, अब मैंने ये कहा कि जी बाप बेहतर वेलफेयर कर सकता है, बच्चे की तालीम और तरबियत कर सकता है, बेहतर परवरिश कर सकता है, बेहतर स्टेटस मेंटेन कर सकता है। अब मैंने जो जजमेंट देनी है वो अपने पूरे केस के लिए अपनी फेवर में नहीं देनी। अब ये अल्फाज कहां पर मेंशन है ये आपको मैं बताता हूं। 2015 SCMR 731 इस जजमेंट के अंदर मां ने गार्डियनशिप के लिए अप्लाई किया, तो कोर्ट ने ये कहते हुए गार्डियनशिप से इनकार किया। मां ने इल्जाम लगाया कि बाप सही वेलफेयर नहीं कर सकता। कोर्ट ने बोला कि नो, ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि बाप सही वेलफेयर नहीं हो सकता, बाप भी उतना ही वेलफेयर हो सकता है बच्चे का, उतनी ही बेहतर वेलफेयर कर सकता है बच्चे की जितनी मां कर सकती है, क्योंकि बाप का भी वो खून है अगर मां ने उसको पैदा किया है तो लिहाजा इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता कि जी बाप अच्छा केयर टेकर नहीं बन सकता, वेलफेयर नहीं कर सकता, अच्छा परवरिश नहीं कर सकता। अब यहाँ तक ये जो जजमेंट है मेरे पॉइंट को भी, आल दो ये पूरी जजमेंट ही बाप की कस्टडी को फेवर करती है कि बाप कहाँ पर जिसका ले सकता है। समझाने का मकसद ये है कि आपने जजमेंट को ज़रूरी नहीं कि अपने पूरे केस की फेवर में देना हो। अगर वो जजमेंट आपके किसी आर्ग्यूमेंट को डील कर रही है या आपके किसी आर्ग्यूमेंट को मजबूत बना रही है, आपके किसी आर्ग्यूमेंट को वो जजमेंट फेस कर रही है, उस जजमेंट के कोई रिमार्क्स, तो तन भी आप उस जजमेंट को अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हो उस रिमार्क्स की हद तक। तो लिहाजा ये ज़रूरी नहीं कि आप जजमेंट को पूरे का पूरा दो, आप वहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेरे इस रिमार्क से हद तक ये जजमेंट मेरी फेवर के अंदर है या मेरी फेवर में आ रही है। तो एक चीज़ लुबे लुबाब के किसी भी केस के अंदर गार्डियन में माँ का जिक्र नहीं है, ना ही बाप का है। अब ये डिपेंड करता है काउंसिल पर। आमतौर पर जो बच्चे की स्ट्रॉन्ग कस्टडी है गार्डियन के लिए, स्ट्रॉन्ग कस्टडी वो 7 साल के बाद है, और बेटी की 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 7 साल के बाद भी हो सकती है, अगर आप ये साबित कर दो
कि उस बेटी की ज़हनी और जिस्मानी तरबियत अकॉर्डिंग लॉ, अकॉर्डिंग इस्लाम माँ के पास ठीक नहीं हो सकती, बाप के पास बेहतर हो सकती है। अभी इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम कैमरे में या वीडियो के अंदर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर आप ये साबित कर देते हो कि बच्चे की ज़हनी एंड जिस्मानी नशोनुमा बाप बेहतर कर सकता है बनिस्बत माँ के, तो लॉ के अंदर कोई ममानत नहीं है कि जी आप बाप के पास बच्चों को नहीं छोड़ोगे, माँ के पास छोड़ोगे। और ऐसी बहुत सारी केसेस में मैंने अपने केसेस में देखा जहाँ हम बाप की तरफ से थे और बाप की जो माँ है, मतलब बच्चों की जो दादी वो ज़िंदा थी, तो कोर्ट ने स्ट्रांगली हेल्ड किया कि जी बच्चों की कस्टडी माँ के अलावा बाप भी उतनी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर दादी भी मौजूद है जो कि माँ का रूप भी होती है और बच्चों की दादी भी है। तो लिहाजा वहाँ पर और बाप की, उनको एक ही छत के नीचे बाप का भी प्यार मिलेगा और एक तरह से माँ का भी प्यार मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। फिर इस तरह के बहुत सारे केसेस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जी अगर बाप का जो स्टेटस है और जिस जगह पर बाप औलाद को रख सकता है माँ वहाँ पर नहीं रख सकती, तो बाप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और इन अदरवाइज केसेस के अंदर भी अगर आप ये कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देते हो कि बच्चों की दिमागी, जिस्मानी और माहौलियाती नशोनुमा और माशरती नशोनुमा जो है वो बाप के पास बेहतर हो सकती है बनिस्बत माँ के, तो कोर्ट को कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते कि आप पहले दिन ही हार ना मान जाओ। आप जब पहले दिन बाप की तरफ से जब पेश हो, ये सोच कर पेश हो कि जी बच्चे तो मिलने को नहीं ने, फीस ले ली है तो बस खड़ोते थे, आर्गूमेंट सुन लेने, जज दे दूसरे वकील ने जो फैसला होगा देखा जाएगा। जिस दिन आप ये सोच लेते हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या ये केस अब मैं हार गया हूँ, तो आप उस दिन केस हार जाते हो। तो लिहाजा अगर आप इस केस को, इसकी कमेंट्री को, लॉज को पढ़ें तो कानून में कहीं पर भी बच्चों की ममानत बाप के लिए नहीं लिखी हुई, जहाँ पर कोर्ट सेटिस्फाइड हो। टॉपिक इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इस मुश्किल परेशानी के अंदर घिरे हुए हैं, ताकि उनकी दाद रसी और रेडरेसल हो जाए। अपनी कौंसल के साथ वो ये मुशावरत कर लें या वट एवर। दोबारा हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।